गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे प्रमुख सैद्धांतिक पक्ष जिसमें प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन कर रहे हैं और इन प्रमुख अवधारणाओं में हमने न्याय से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। हमने हमारी पिछली कक्षा में न्याय के संबंध में भारतीय पक्ष, भारतीय अवधारणा और प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि सभी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करें, किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करें, यह न्याय है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया, न कि किसी प्रकार के कानूनी सिद्धांत के रूप में। इन्होंने ये बताया कि न्याय हमारे आंतरिक तत्व है, आत्मा का गुण है, और आत्मा के गुण के आधार पर उन्होंने 3 प्रकार के गुणों की बात की है: विवेक, साहस और तृष्णा या इंद्रिय क्षुधा। इस नाम से अपन समझ सकते हैं। ये बताया है कि हर एक व्यक्ति में कम ज़्यादा मात्रा में इन गुणों की प्रधानता होती है, और जो तत्व या जो गुण प्रधान होता है उससे के अनुरूप उसको कार्य करना है, एक दूसरे के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है। ये बताया कि जिस व्यक्ति में विवेक गुण की प्रधानता होती है वो शासक वर्ग का काम करें, जिस व्यक्ति में साहस तत्व की या गुण की प्रधानता होती है वो सैनिक या देश रक्षा के काम करें, और जिसमें इंद्रिय तृष्णा, संयम या क्षुधा गुण की प्रधानता होती है वो उत्पादक वर्ग का काम करें। अर्थात शेष दोनों जो उपरोक्त शासक वर्ग और सैनिक वर्ग हैं इनके लिए वो उत्पादन का कार्य करें। तो जिसमें जिस प्रकार के गुणों की प्रधानता उसी के अनुरूप काम करेंगे, एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल अंदाजी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सब अपना अपना काम करेंगे, तो अपना अपना काम करना न्याय के तौर पे वो देखते हैं। तो ये एक प्रकार से उन्होंने इसको एक नैतिक सिद्धांत के रूप में स्पष्ट किया था। आज हम देखते हैं कि प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने अपनी न्याय संबंधी विचारधारा में क्या बताया है, या न्याय के संबंध में क्या विचार प्रदान किए हैं। देखिए, अरस्तु कहते हैं कि न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है, यानी न्याय का जो महत्वपूर्ण जो इसका अर्थ है वो मानवीय संबंध, हमारे मनुष्यों की जो संबंध है उनके एक प्रकार के नियमन से उन्होंने बात को जोड़ा है। अरस्तु का विश्वास था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा के कारण ही राज्य अस्तित्व में आता है। मतलब हम सभी लोग एक जैसे धारणा के कारण, हमारे न्याय के बारे में एक प्रकार की समान विचारधारा के कारण ये राज्य अस्तित्व में आया है। और उसको तर्क देते हैं कि वितरण न्याय के अंतर्गत पद, प्रतिष्ठा, धन संपदा का वितरण अंक गणितीय अनुपात में नहीं होना चाहिए, बल्कि रेखा गणितीय अनुपात में होना चाहिए। आई बात समझ में? कहते हैं कि उन्होंने 2 प्रकार के न्याय को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, एक वितरणात्मक न्याय, दूसरा है सुधारात्मक न्याय। जो वितरणात्मक न्याय है उसको राजनीतिक न्याय के रूप में भी उन्होंने स्पष्ट किया, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और करेक्टिव या रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। अब देखो, इसे कहते हैं कि जो वितरणात्मक न्याय है या वितरण न्याय, इसके अंदर क्या होता है कि शक्ति और संरक्षण का जो वितरण है, अर्थात पद, प्रतिष्ठा और धन संपदा है, इनका जो वितरण है वो व्यक्ति की योग्यता और योगदान के अनुरूप करने की बात करते हैं कि व्यक्ति की कितनी योग्यता है और उसके अंदर कितना उसने राज्य के कार्यों में, राज्य के विधायी कार्यों में, राज्य के प्रशासनिक कार्यों में, राज्य के न्यायिक कार्यों में कितना योगदान दिया है, उसके संबंध में उन्होंने बात बताई है। ठीक है। और वे आनुपातिक समानता के पक्षधर हैं, उसी के अनुसार उन्हीं लोगों को शासन की बात को सौंपी जानी चाहिए जिसमें शासन करने की योग्यता और क्षमता हो। कहने का तात्पर्य कि वो भी जो कहते हैं अरस्तु कि शासन कार्य है वो बहुत बड़ा एक कला है, और ये एक औसत सामान्य व्यक्ति से शासन नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि जिसमें शासन करने की योग्यता हो, उसमें कैपेसिटी हो, क्षमताशील हो, ऐसे ही लोगों को शासन कार्य की क्षमता मतलब ये व्यवस्था सौंपी जानी चाहिए। समानता की अवधारणा के अनुसार लाभ एवं उत्तरदायित्व
व्यक्ति की क्षमता और सामर्थ्य के अनुपात में ही होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि आप देखेंगे कि वेतनात्मक न्याय में जो जिसकी जितनी योग्यता है उसकी योग्यता के अनुरूप सबको मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि अयोग्य को बहुत कुछ मिल जाए, योग्य बिल्कुल कुछ भी नहीं मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बताया कि राज्य के अंदर के जो भी पद है, प्रतिष्ठा है या जो भी सम्मान है, पुरस्कार है, वो उसकी योग्यता के अनुपात में ही मिलनी चाहिए, न कि उसकी अपने गैर तरीके से या गैर मतलब अवैधानिक तरीके से बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। इससे फिर क्या होता है, असंतोष पैदा होता है और जो उपयुक्त पात्र है उसको न्याय नहीं मिल पाता है। दूसरा उन्होंने बताया सुधारात्मक न्याय। इस सुधारात्मक न्याय से तात्पर्य है कि ऐसे न्याय जो नागरिकों के अधिकारों के अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन को रोकथाम पर बल देता है। यानी एक प्रकार से जो समाज में अपराध प्रवृत्ति है, समाज में जो भी व्यक्तियों के जो अधिकार मिले हुए हैं राज्य में, उनको कोई अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन किया जाता हो तो उसको कैसे रोका जा सके, उसकी रोकथाम के लिए इस पर बल देता है। यानी एक प्रकार का सुधार करना, समाज में एक प्रकार का सुधार करना। तो सुधारात्मक न्याय में राज्य का उत्तरदायित्व है कि व्यक्ति के जीवन, व्यक्ति की संपत्ति, व्यक्ति के सम्मान, स्वतंत्रता की रक्षा करे। ये उसका पूरा उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, इसको निभाना चाहिए कि समाज में अपराध प्रवृत्ति नहीं हो और समाज में जो भी अपराध करता है उसको अच्छे ढंग से दंडित किया जा सके, ताकि अपराध प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं मिले और व्यक्ति की संपत्ति, व्यक्ति के जीवन और सम्मान और स्वतंत्रता उसकी सुरक्षित बनी रहे। इसलिए इस सुधारात्मक न्याय को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बल दिया है। इस प्रकार वितरणात्मक न्याय से मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्यों द्वारा की गई व्यवस्था को सुधारात्मक न्याय की संज्ञा दी जा सकती है। आई बात समझ में? तो ये उन्होंने दो प्रकार के वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय की बात करते हैं। अस्तु, अब ये हो गए प्राचीन काल के अनुसार। हमने जो प्राचीन न्याय के जो संबंधी अवधारणा जिसमें प्लेटो और अरस्तु को देखा। अब देखते हैं हम मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार, यानी मध्यकालीन राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने न्याय के संबंध में क्या बातें बताई है उनको समझते हैं। देखिए, हम मध्यकाल में विशेषकर दो विचारक, एक ऑगस्टाइन है, दूसरे सेंट एक्विनास है, इनके संबंध में देखेंगे इन्होंने क्या बताया। सबसे पहले देखते हैं ऑगस्टाइन के अनुसार क्या बताया। ऑगस्टाइन ने अपने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में न्याय को उसका महत्वपूर्ण अपरिहार्य तत्व माना है। आपको पता है एक बहुत ही उनकी प्रसिद्ध रचना है द सिटी ऑफ गॉड, सिटी ऑफ गॉड, ठीक है, ईश्वरीय राज्य। इसमें आप देखते हैं कि इस पुस्तक में और इस सिद्धांत के प्रतिपादन में उन्होंने न्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण अपरिहार्य तत्व के रूप में उसको उल्लेखित किया है। इन्होंने बताया है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं है ना, वो केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। कहने के तात्पर्य वो राज्य हो ही नहीं सकते, वो एक प्रकार के चोरों का राज्य है, अराजकतावादियों का राज्य है, जहाँ पर चोर और इस प्रकार से जुड़े हुए लोग हैं वो खरीदने बेचने का काम करते हैं, वो इस प्रकार का है। इसलिए आप समझ सकते हो कि अगर राज्य में न्याय नहीं है तो वो राज्य है ही नहीं, एक प्रकार क्या है, चोरों का राज्य है, चोर उच्चकों का राज्य है। उनका कथन है, सेट जस्टिस असाइड देम एंड व्हाट आर किंगडम्स बट थेविस परचेस, यानी चोर उच्चकों का जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उच्चकों का खरीद फरोख्त का और कुछ नहीं है। आई बात समझ में? अब देखिए, ऑगस्टाइन परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की पूरी विवेचना करते हैं। आप समझिए कि सेंट ऑगस्टाइन, आपको पता है, एक बहुत बड़े ईसाईयतवादी विचारक, चर्च के समर्थक और ईश्वरीय अस्तित्व में विश्वास करने वाले प्रमुख विचारक में से एक है। ये राज्य को भी ईश्वरीय सत्ता के अधीन स्वीकार करने वाले विचारक हैं। तो ये कहते हैं कि परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य, इन तीनों के संदर्भ में वो अपने न्याय के संबंध में जो विचार हैं वो पूरी उसका उल्लेख करते हैं, विवेचना करते हैं। व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही वे न्याय मानते हैं। यानी आप देखेंगे कि ये एक प्रकार से चर्च के समर्थक हैं, पादरी हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर में यकीन करते हैं और ईश्वर की सत्ता को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। राज्य को भी ईश्वर की सत्ता के यानी चर्च के अधीन रहना है और चर्च जो आदेश दे वो ही राज्य को करना है। आई बात समझ में? इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा हमेशा ईश्वरीय राज्य के प्रति
राज्य किसका है? ईश्वर का है। तो ईश्वरीय राज्य के प्रत्येक कर्तव्य पालन को ही न्याय मानते हैं। यह भी करीब करीब एक प्रकार की नैतिक सिद्धांत की तरफ अग्रसर है। आई बात समझ में? फिर इसी प्रकार से मध्यकाल में एक और दूसरे विचारक थे, थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास कानून और न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए न्याय की परिभाषा देते हैं। कानून और न्याय दोनों को एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए संबंधित तौर पर वो कहते हैं कि न्याय एक व्यवस्थित अनुशासित जीवन व्यतीत करने और उन कर्तव्यों को पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। आई बात समझ में? न्याय यानी जस्टिस एक व्यवस्थित और अनुशासन जीवन जीने या जीवन व्यतीत करने के लिए उन कर्तव्यों को पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। जो जरूरतें हैं, हमको अच्छा जीवन जी सके, हम हमारे जीवन की जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, हमारे जीवन के लिए उत्तरदायी जो व्यवस्था है, उन सब की प्राप्ति के लिए और जीवन को एक सही ढंग से जिए और अनुशासित तरीके से जीवन व्यतीत करके अपने कर्तव्यों को पालन करना ही क्या है? न्याय है। तो बात समझ में वही है करीब करीब जिस प्रकार से ऑगस्टाइन कहते हैं, इसी प्रकार से यही कहते हैं कि एक अनुशासित जीवन व्यतीत करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है? न्याय है, जो किसी भी एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत मांग की जाती है। इसलिए एक्विनास कहते हैं कि समानता को न्याय का मौलिक तत्व के रूप में भी उन्होंने उल्लेख किया है कि इक्वलिटी इसका मेन तत्व के रूप में या इसको एक मजबूत तत्व के रूप में इसको शामिल मानते हैं। ठीक है, तो अपन मध्यकाल में इन दोनों की बातों को देखेंगे, एक ऑगस्टाइन और दूसरी एक्विनास। अब आते हैं आधुनिक न्याय के संबंध में। हमारे जितने भी विचारक हैं 15वीं शताब्दी के बाद वाले, क्योंकि हमारे राजनीति विज्ञान में 15वीं शताब्दी के बाद से जो भी विचारक हैं उनको हम आधुनिक राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक चिंतक के रूप में हम उनको याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो देखिए, आधुनिक काल में न्याय के संबंध में क्या क्या धारणा है, इसमें बहुत सारे ऐसे विचारक हैं, सैकड़ों की संख्या में, जिन्होंने न्याय के संबंध में अपने अपने विचार प्रदान किए हैं। लेकिन उसमें से जो प्रमुख हैं उनकी बातों को देखते हैं। आधुनिक युग में डेविड ह्यूम ने 1711 से 76 तक इनका जो काल है, इन्होंने ये मत व्यक्त किया कि न्याय का अर्थ नियमों की पालन मात्र है, क्योंकि अनुभव से ये सिद्ध होता है, यह सिद्ध हो चुका है कि ये नियम सर्वहित का आधार है। अतः सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। मनुष्य की प्रकृति तर्क बुद्धि या अनुबंध में इन नियमों का स्रोत ढूंढने से कोई लाभ नहीं। फिर उपयोगितावाद, अब देखिए, डेविड ह्यूम जिन्होंने एक प्रकार से उपयोगितावाद के बारे में अपनी बात शुरुआत में की थी, डेविड ह्यूम और प्रिस्टले ने इसके समय अपनी बात की थी। ये कहते हैं कि न्याय का सामान्य अर्थ होता है कि नियमों को पालन करना, जो समाज हित में, राज्य हित में और मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, उसके जीवन को एक व्यवस्थित अनुशासित जीवन में प्रेरित करते हैं, ऐसे नियमों का पालन मात्र है। क्यों? क्योंकि अनुभव से ये सिद्ध आज तक हो चुका है, ये सिद्ध स्पष्ट हो चुका है कि ये नियम है वो सर्वहित का आधार है, सबके हित का, सबके कल्याण, सबके विकास का आधार है। अतः सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। न्याय ऐसा हो कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह विशेष का न होकर पूरे सर्वजन, सर्व कल्याण, सभी लोगों के हित की बात करता हो, सर्वमान्य नियमों की व्याख्या करता हो, वो न्याय है। ये उन्होंने डेविड ह्यूम ने बताया। पर डेविड ह्यूम की इस बात को और भी ज़्यादा विस्तृत, इस बात को और भी उपयोगी बनाने का जो काम किया वो जेरेमी बेंथम ने किया। और आपको पता होगा कि डेविड ह्यूम और प्रिस्टले की जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात, उसको और भी अच्छे ढंग से इस नैतिक सिद्धांत को राज्य के कार्य रूप में परिणित करने के लिए जेरेमी बेंथम ने अपना उपयोगिता का जो सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक कानून शरीर की शब्दावली यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देती है। यानी एक प्रकार से प्राकृतिक कानून वाले शब्दों में यकीन कम करते हैं। कौन? बेंथम। यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देती है। सार्वजनिक वस्तुएं, सेवाओं इत्यादि का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, जिसका सूत्र है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। यानी आप देखते हैं कि जो भी राज्य में सार्वजनिक है, सार्वजनिक वस्तु हैं, सेवा है, या जो भी सार्वजनिक क्षेत्र से हमारा जिनसे पाला पड़ता है, वो इस प्रकार से वितरण होना चाहिए
उपयोगिता के आधार पर, जरूरत के हिसाब से, और उसका मकसद ये होना चाहिए अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ज़्यादा से ज़्यादा राज्य ये कोशिश करें कि मैं मेरे राज्य के अंदर रहने वाले लोगों को अधिकतम से अधिकतम लोगों को सुख की प्राप्ति कैसे करवा सकता हूँ, और सुख की प्राप्ति मतलब अच्छा जीवन कैसे दे सकता हूँ। अच्छा जीवन, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो मैं कैसे पूर्ति कर सकूं, उनकी जीवन की जो मूल आवश्यकताएं हैं उनको कैसे आधारभूत तरीके से प्रदान कर सकूं, यही मेरा मकसद होना चाहिए। इसलिए ये है एक प्रकार का नैतिक सिद्धांत, लेकिन बेंथम ने इसको इतने अच्छे ढंग से मॉडिफाइड करके उसको व्यवहारिक बनाकर राज्य के जो कार्यरूप सिद्धांत है, राज्य की जो कार्य अपनी सूची है उसमें शामिल करके ये कहते हैं कि इसको राज्य के द्वारा लागू किया जाना चाहिए। फिर इन्हीं के शिष्य जॉन स्टुअर्ट मिल थे, J.S. मिल, जिसको हमने काफ़ी इनके स्वतंत्रतावादी विचार को मैं काफ़ी इनके बारे में अध्ययन किया। तो देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हुए ये तर्क दिया कि मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं, इसलिए वे ऐसे नैतिक नियमों को स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें दूसरे भी वैसी सुरक्षा अनुभव कर सकें, अतः उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। मतलब इन्होंने बताया कि सामाजिक उपयोगिता के संदर्भ में इस विचार को स्पष्ट किया है। ये स्पष्ट किया है कि मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं। मनुष्य कोई अपना अहित नहीं चाहता है, वो अपना हित चाहता है। तो अपनी सुरक्षा कैसे हो, अपनी जो जरूरतें उनको कैसे पूरी कर सकें, इसलिए वो ऐसे नैतिक नियमों को स्वीकार कर लेते हैं कि उससे उसका जीवन सुरक्षित रहे, उसकी संपत्ति सुरक्षित रहे, अपना सब कुछ समाज परिवार सुरक्षित रहे। तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार अपने लिए कामना करता है उसी प्रकार दूसरे भी वैसी सुरक्षा अनुभव कर सके जैसे स्वयं अपन चाहते हैं, तो फिर एक प्रकार का ये न्याय हुआ। आई बात समझ में? तो ये हमने देखा कि डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के जो न्याय संबंध में जो अपने विचार है उसको स्पष्ट किया। अब देखिए, आधुनिक युग में प्राकृतिक कानून और पूरी उपयोगिता पर आधारित न्याय की श्रृंखला में विश्वास नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में देखें तो ये जो प्राकृतिक कानून और केवल उपयोगिता के आधार पर न्याय की संकल्पना यकीन क्यों नहीं कर सकते? वस्तु तो प्राकृतिक कानून के नियमों और प्राकृतिक अधिकारों या सार्वजनिक उपयोगिता के स्वरूप के बारे में कुछ सर्वसम्मत मान्यता अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। अभी तक ये स्थिति नहीं हो पाया कि हाँ, ये हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं या इनके वजह कुछ शक्ति है या प्राकृतिक कानून है, इसके लिए बाध्यता है या उपयोगिता है। ये चीज़ अपने अपने व्यक्तिगत विचारकों के अपने व्यक्तिगत अपने जो विचार थे, इनके संबंध में किसी प्रकार की सर्वसहमति या सर्वसम्मत रूप नहीं देखा गया। इसलिए आज न्याय के संबंध में केवल ऐसी संकल्पना को स्वीकार कर सकते हैं जिसका निर्माण जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यथार्थ को सामने रखकर किया गया। मतलब हम आज के समय में ऐसे ही मान्यता को स्वीकार कर सकेंगे जिसका जो स्वरूप है वो आज के समय में हमारी जो सामाजिक है, हमारी आर्थिक है, हमारी राजनीतिक जीवन है, इससे जिनसे हमारा पाला पड़ता है, जिनसे हमें जरूरत होती है, इनको सामने रखकर ही क्या हमारी सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, क्या हमारे राजनीतिक जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, क्या हमें राजनीतिक न्याय प्राप्त हो रहा है, क्या हमें आर्थिक न्याय प्राप्त हो रहा है, क्या हमें सामाजिक न्याय प्राप्त हो रहा है। इन सभी वर्तमान की जो परिस्थिति है उनको रूप देखें तो ही उसको हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा आज की कक्षा में कि अरिस्टो के द्वारा जो अपना वितरणात्मक सुधारात्मक न्याय, फिर मध्यकाल में हमने ऑगस्टाइन और एक्विनास, और फिर आधुनिक काल के जो देखते हैं कि 15वीं शताब्दी में डेविड ह्यूम और जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने जो न्याय के संबंध में जो विचार दिए, और उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से उपयोगितावाद और किस प्रकार से अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, अपने जीवन के विकास के लिए जो उपयोगी है वो। लेकिन ये तर्क ये दिया जाता है कि आज का जो वर्तमान समकालीन जो न्याय की संकल्पना है उसमें यही किया जाता है कि जो जीवन के आधारभूत निर्माण के लिए जो हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को सामने या उन समस्याओं को या इन मुद्दों को सामने रखकर जो न्याय की प्राप्ति होती है वो हमारे लिए सर्वोच्च है। इसके लिए समझ में क्या क्या विचार है वो हम देखते हैं।